अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है ग्रुप 6A के एलिमेंट। हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्रुप 5 तक पढ़ लिया था। ग्रुप 6A के एलिमेंट हम लोगों ने आज स्टार्ट करने हैं। पहले हम लिखते हैं ग्रुप 6A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। वो है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलेनियम, टिलेरियम और पोलोनियम। ये हमारे पास ग्रुप 6A के एलिमेंट हैं। इनके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले इनकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। फिर इसके अलावा इस ग्रुप के मेंबर में से जिस भी मेंबर का हमने कोई टॉपिक पढ़ना है, किसी के ऑक्साइड पढ़ने हैं, किसी की मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी है, तो वो सिलेक्टिव टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसी ग्रुप का एक मेंबर का टॉपिक करवा दिया था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ़र का जो कंपाउंड था एक ऑक्सी एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिया। लेकिन हमने अभी इनके बारे में जर्नल करैक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ी थी, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट। तो सब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल करैक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहली जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है जी, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, आप लोग को पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है कि कोई एलिमेंट कितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। जो जितनी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो हमने इस ग्रुप के मेंबर के बारे में देखना है इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कैसा होता है। अब हमें पता है जो ग्रुप 6A के मेंबर हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन के बारे में। हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में एक सेकेंड। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से बता सकते हैं कि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इट्स मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो हम बताते हैं जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, अगर हम जाएँ तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है जी, इंक्रीज करता है। अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ, ना इस तरह बल्कि लिख देती हूँ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम और पोलोनियम। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो जो पहला मेंबर है, जो ऑक्सीजन पहला मेंबर जो है, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपने ग्रुप में। और जैसे जैसे आप नीचे आओगे नेगेटिव करैक्टर डिक्रीज करता जाएगा और पॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता जाएगा। इसी तरह अगर हम इनकी बात करें, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो हमें पता है एटम का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जब एटम का साइज़ इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एटम का साइज़ इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो टॉप टू बॉटम आप जैसे जैसे मूव करती है ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक हो गया। अब पहले जो दो इसके मेंबर हैं ऑक्सीजन और सल्फर, जो पहले दो मेंबर हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ये टिपिकली नॉन मेटल होते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाओ सिलेनियम और टिलेरियम की तरफ, तो ये हमारे पास मेटलॉइड्स में आते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो आपको वहाँ पे कलर से भी नज़र आ जाएगा। जो पहले दो मेंबर हैं वो नॉन मेटल्स हैं, सिलेनियम और टिलेरियम मेटलॉइड्स हैं, और जो लास्ट वाला हमारे पास पोलोनियम है, ये हमारे पास क्या होता है जी, ये मेटल है। पोलोनियम हमारे पास मेटल होती है, ठीक है। लेकिन इनके जो पहले चार मेंबर होते हैं ऑक्सीजन से लेके टिलेरियम तक, इन चार मेंबर्स को कहते हैं चाल्कोजिन्स। इनको बोलते हैं चाल्कोजिन्स। चाल्कोजिन्स का मतलब होता है और फॉर्मिंग। इनकी ये ऑर्स बनाते हैं, और फॉर्मिंग। पोलोनियम को छोड़ के बाकी के जो मेंबर हैं उनको कहा जाता है जी चाल्कोजिन्स। या और फॉर्मिंग प्रोडक्ट एलिमेंट्स।
तो ये है जी हमारे पास पहला। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास, अगली करेक्टरिस्टिक जो है मैं इसको रेज कर रही हूँ पहली को। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, डाई नेगेटिव आयन। इनकी टेंडेंसी हमने देखनी है, ग्रुप में इनका ट्रेंड चेक करना है कि ये इनकी जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। अगर हम इनकी बात करें ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है जी, -2। ऑक्सीजन -2 अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये -2 बनाता है, तो ये डाई नेगेटिव आयन बनाता है। अगर ये डाई नेगेटिव आयन बना रहा है तो बाकियों को भी क्या करना चाहिए, डाई नेगेटिव आयन बनाने चाहिए। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो डाई नेगेटिव आयन बनाने की जो इनकी टेंडेंसी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑक्सीजन की है डाई नेगेटिव आयन बनाने की, लेकिन जैसे जैसे आप मूव करते हो पोलोनियम की तरफ, ये टेंडेंसी इनकी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। इसलिए जो ऑक्सीजन है ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो पोलोनियम है वो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसलिए जो ऑक्सीजन है ये -2 बनाता है, लेकिन पोलोनियम -2 नहीं बनाता क्योंकि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए ये -2 नहीं बनाता। ठीक है, डाईनेगेटिव आयन की इनकी जो टेंडेंसी है, डाईनेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। रीज़न क्या है उसकी, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है जी हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखें हमने ये बात की जी ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? नहीं, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम मूव करें, आपको याद होगा 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिर्फ एक कंपाउंड है जो एक्सेप्शनल है, OF2, इसके अंदर ऑक्सीजन +2 शो करता है। इसके अलावा कहीं पे भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में नहीं होती। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2, लेकिन OF में इसकी क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये माइनस की बजाय पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन तो सिर्फ -2 शो करेगा, लेकिन सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, अगर इनकी हम बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है जी +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं और +6 भी शो करते हैं। ठीक है, जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन वो -2 शो करता है, सिर्फ -2। बाकी के मेंबर -2 शो करते हैं, लेकिन माइनस के साथ साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन को भी प्रेफर करते हैं, -2, +4 और +6। अब आपको पता है ये वाली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो जब आप मूव करते हो टॉप टू बॉटम, ऑक्सीजन सल्फर के बाद जब आप सिलेनियम वगैरह पे आते हो तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो d ऑर्बिटल्स की वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ऑक्सीजन में कोई d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2, जबकि इनमें d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ये एक से ज़्यादा जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो +2, +4, +6 भी शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, हमने कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता है, तो पोलोनियम वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मैक्सिमम होगा। इसलिए पोलोनियम के लिए जो सबसे
प्रेफरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4, बजाय इसके कि वो +6 शो करे। अब आपको पता है +4 क्यों शो करेगा, इसकी जो स्टेबल वैलेंसी या मोस्ट अप्रोप्रिएट वैलेंसी पॉजिटिव में होती है वो +4 होती है रादर देन +6। अगर चाहिए ग्रुप 6 का मेंबर है तो इसकी अप्रोप्रिएट वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होनी चाहिए, लेकिन वो इसके लिए सूटेबल जो है वो 4 होती है। उसकी रीज़न क्या होती है, अपने ग्रुप से 2 कम, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो अपने ग्रुप नंबर से 2 लेस वैलेंसी शो करे उसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और हमने पढ़ा हुआ है जी इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, इसलिए बाकी सबके लिए तो +2 +4 +6 है, लेकिन पोलोनियम प्रेफर करता है जी +4 को रादर देन +6 को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक है ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जी, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, एलोट्रोपी को। एलोट्रोपी क्या होती है, हम पढ़ के आए हैं जी 9th क्लास में भी, किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा स्टेट्स में एग्जिस्ट करना, फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करना, उसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं ये सारे के सारे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम और पोलोनियम, ये सभी के ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे डिफरेंट एलोट्रोप्स शो करते हैं। ऑक्सीजन का तो आपको पता है, ऑक्सीजन और सल्फर का तो आप पढ़ के आए हैं। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है O2 और एक होता है O3। सल्फर के 3 थे, हमने पढ़े हुए हैं रंबिक, मोनोक्लिनिक और इसके अलावा मोनोक्लिनिक, और इसके अलावा तीसरा होता है प्लास्टिक सल्फर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लास्टिक सल्फर। ये 3 इसके डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह सिलेनियम जो होता है, ये दोनों भी नॉन मेटालिक होते हैं। सल्फर के भी जो तीनों हैं ये तीनों नॉन मेटालिक एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन जो सिलेनियम होता है ना, सिलेनियम के 2 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ग्रे। एक इसका होता है रेड और एक है ग्रे। जो रेड वाला होता है ये नॉन मेटालिक होता है, जब ये रेड में एग्जिस्ट करता है तो ये नॉन मेटालिक होता है, लेकिन जब ग्रे में होता है तो ये मेटालिक वाला होता है। ये इसका मेटालिक एलोट्रोप है और ये जो रेड वाला वो नॉन मेटालिक एलोट्रोप है। और जो टिलेरियम का होता है, टिलेरियम के भी 2 होते हैं, एक होता है मेटालिक और एक होता है नॉन मेटालिक, ठीक हो गया। इसके अलावा जो पोलोनियम है, पोलोनियम के भी 2 होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, और ये दोनों मेटालिक होते हैं। ये MCQ के लिए आपको याद रखना है। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रुप 6A के मेंबर्स की, जो ऑक्सीजन है उसके 2 एलोट्रोप्स हैं, दोनों नॉन मेटालिक हैं। सल्फर के 3 हैं, तीनों नॉन मेटालिक हैं। सिलेनियम के 2 हैं, बाकी सबके 2 हैं, सिर्फ सल्फर के 3 हैं। ये चीज़ तो याद हो जाएगी। ऑक्सीजन के भी नॉन मेटालिक है, सल्फर के भी नॉन मेटालिक है। सिलेनियम, टिलेरियम, इन दोनों का एक मेटालिक है और एक नॉन मेटालिक है, जबकि पोलोनियम के दोनों ही क्या हैं, मेटालिक है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है जी, वो है, इसको पहले रेज कर लें। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास एरोमेटिसिटी, कि ये मेंबर किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एटोमिसिटी कह लो या इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कह लो, कि ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इस ग्रुप के तमाम मेंबर पॉलीमेरिक होते हैं। पॉलीमेरिक मतलब इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे पॉलीमेरिक होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो सिर्फ ऑक्सीजन होता है ना, जो सिर्फ ऑक्सीजन होता है, पहला मेंबर, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती हूँ, ब्लू यूज़ करती हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन ये डाइएटॉमिक होता है, ये डाईवेलेंट होता है, या कह लो कि डाइएटॉमिक होता है, ठीक है। ये सिर्फ डाइएटॉमिक होता है, लेकिन O3 इसका एलोट्रोप है। सिर्फ ऑक्सीजन वाहिद है जो सिर्फ डाइएटॉमिक होता है। ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम, पोलोनियम, ये चारों के चारों क्या करते हैं, ये 8 मेंबर रिंग बनाते हैं। ये 8 मेंबर की रिंग बनाते हैं, 8 मेंबर्ड पकड़ रिंग बनाते हैं। पकड़ रिंग क्या होती है,
आप वो बेंजीन वाले हमने हमने उसका किया था, ऑर्गेनिक में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो उसमें हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एक चेयर फॉर्म थी और एक बोट फॉर्म थी। वो जो उस बोट फॉर्म होती है ना, जिसमें अगर आप इसको पकड़ करते हो, मतलब इसकी रिंग को प्रेस करते हो, तो दो जो कॉर्नर है वो अबव द प्लेन हो जाते हैं। तो इस तरह की रिंग होती है पकड़ रिंग। तो ये जितने भी मेंबर हैं ये सारे के सारे पकड़ रिंग, लेकिन 8 मेंबर रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो 8 मेंबर रिंग बनाते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो डाईएटॉमिक है, बाकी ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक का क्या मतलब है, 8 मेंबर रिंग के अंदर रिंग होती है। ठीक हो गया, 8 मेंबर रिंग होती है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन होती है ये चूंकि डाईएटॉमिक है और ये गैस है, लेकिन बाकी सारे 8 मेंबर रिंग होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं। ये तमाम के तमाम सॉलिड होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 8 मेंबर रिंग बनाने की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होती है सल्फर के लिए। 8 मेंबर रिंग बनाने की जो टेंडेंसी है वो मैक्सिमम होती है सल्फर के लिए, और टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हो तो ये टेंडेंसी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट है जो हमारे पास कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है कार्बन के केस में आपने पढ़ी हुई है, इन एलिमेंट्स का आपस में मिलके लॉन्ग चेन या रिंग्स बनाना, उसे कहते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो ये डिक्रीज करती है, कैटिनेशन डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक हो गया, इसके बाद है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको लिख लेते हैं, लेकिन हम पढ़ तो चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम ये भी डिक्रीज करती है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर इसी तरह ये डिक्रीज करती जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी इनके हेलाइड, इसको रेज कर लें। नेक्स्ट है इनके हेलाइड्स, एक सेकेंड, सॉरी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इनके हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं कि जब ये ऑक्सीजन के साथ, जब ये मेंबर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं हाइड्राइड। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो इसका हाइड्राइड होता है H2O। सल्फर जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो इसका हाइड्राइड होता है H2S। सिलेनियम करेगा तो वो क्या होगा, H2Se। टिलेरियम इसी तरह पोलोनियम, ये सभी क्या करते हैं, अपने अपने वो बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। सिलेनियम का हो गया, मैं यहाँ पे टिलेरियम का भी लिख देती हूँ, और ये रहा हमारे पास पोलोनियम का, ये इन सब के हैं जी हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, सिर्फ टिलेरियम तक लिखते हैं, पोलोनियम तक नहीं, ये इनके हाइड्राइड्स हैं। अगर हम इनकी बात, ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं, इस ग्रुप के तमाम मेंबर हाइड्राइड बनाते तो हैं, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जैसे H2O क्या होता है, हमें पता है ये लिक्विड है, लेकिन H2S क्या होता है, ये H2S गैस होती है। ठीक है, H2O तो लिक्विड होता है, और जो लिक्विड है ये न्यूट्रल होता है और कलरलेस होता है। इसी तरह जो H2S गैस है ये गैस होती है, ठीक है, लेकिन अनप्लीजेंट ऑडर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। उसके अलावा जो ये है, इनके बाद जो आते हैं सिलेनियम के, टिलेरियम के या पोलोनियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। मतलब अगर आप इस तरफ को जा रहे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ सिलेनियम, टिलेरियम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें हम ऑक्सीजन और सल्फर के हाइड्राइड को इंक्लूड नहीं करते। सिलेनियम से ऑनवर्ड जब आप मूव करते हो तो इनकी स्टेबिलिटी और इनकी जो फॉर्मेशन होती है, हाइड्राइड बनाने की जो ईज होती है इनका, वो इंक्रीज करता है। सिलेनियम से पोलोनियम की तरफ इनकी फॉर्मेशन इंक्रीज करती है, और इसके अलावा इनका एसिडिक करेक्टर वो भी इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करती है। इसलिए पोलोनियम के हाइड्राइड्स कम ही होते हैं। ज़्यादातर जो हाइड्राइड होते हैं वो पहले 4 मेंबर्स के होते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाती है जी हाइड्राइड्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं
हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन का हाइड्राइड लिक्विड होता है, न्यूट्रल होता है। सल्फर का हाइड्राइड गैशियस फॉर्म में होता है, अनप्लीजेंट होता है। सिलेनियम और टेलेरियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और एसिडिक करेक्टर इनका इंक्रीज करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये बातें याद रखने वाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास ऑक्साइड्स। इस ग्रुप के ऑक्साइड की अगर बात करें, हाइड्राइड बनते हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद और ऑक्साइड बनते हैं जी ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद। तो हम देखते हैं इस ग्रुप के ऑक्साइड। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो हाइड्राइड, ऑक्सीजन से करेंगे तो ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैसे ऑक्साइड बनाता है? इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ना वो ऑक्साइड बनाते हैं इस टाइप के EO2। E मतलब इस ग्रुप का कोई भी मेंबर हो सकता है। अब वो मेंबर ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सिलेनियम भी हो सकता है, टिलेरियम भी और पोलोनियम भी। इनके साथ आपने लगाना क्या है जी? O2 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 O2। तो बाकी सब तो चलो ठीक है, ये SO2 SeO2 TeO2 PoO2, सल्फर का, सिलेनियम का, टिलेरियम का, पोलोनियम का ऑक्साइड। लेकिन ये OO2 का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है O3। ओजोन को कंसीडर किया जाता है ऑक्सीजन का ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन इसको कंसीडर किया जाता है। तो जितने भी मेंबर हैं ये तमाम के तमाम ऑक्साइड्स बनाते हैं। इस ग्रुप के तमाम मेंबर ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले मेंबर होते हैं, ये जितने भी इनके मेंबर हैं, हमें पता है ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं। तमाम नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा इनकी जो एसिडिटी जो है वो चेंज भी होती है, स्टेबिलिटी भी चेंज होती है। अगर आप नॉन मेटल की, हमने कहा है कि जी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और हमने कहा है ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल होते हैं। बाकी नीचे आए तो मेटलॉइड्स और मेटल्स होते हैं। इसका मतलब जो एसिडिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगी? उनकी डिक्रीज करेगी, ठीक हो गया जी। तो पहले दो मेंबर्स की अगर हम बात करें, मैं यहीं पे लिखती हूँ। अगर पहले दो ऑक्साइड्स की बात करें, मैं इसको O3 लिखने लगी हूँ। जो पहले दो मेंबर हैं, इनके जो पहले दो मेंबर के जो ऑक्साइड होते हैं ये गैसेस होते हैं, ये गैसेस के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सिलेनियम का ऑक्साइड होता है ये सॉलिड तो होता है लेकिन वोलेटाइल होता है, ये वोलेटाइल सॉलिड होता है, मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर बेयर नहीं करता। और इसी तरह अगर आप आ जाओ टिलेरियम पे, तो टिलेरियम का जो होता है ये भी सॉलिड है लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक हो गया जी। तो ये इनके ऑक्साइड्स हो गए। याद रखिएगा ओजोन भी ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्साइड होता है। तो सभी ग्रुप के मेंबर हाइड्राइड भी बनाते हैं, ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके हेलाइड्स की। हेलाइड्स कैसे बनते हैं? जब ये हैलोजेंस से रिएक्ट करते हैं। अब हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हेलाइड हो सकता है, ठीक है। तो जब ये हैलोजन से रिएक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं। अब ये हेलाइड जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बनाते हैं, या तो ये MX2, M इनमें से कोई भी मेंबर हो सकता है, या तो वो X2 बना सकता है, या फिर X का 4 X6, मतलब डाईहेलाइड, टेट्राहेलाइड और हेक्साहेलाइड। ये इस तरह के हेलाइड्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के हेलाइड शो करते हैं। लेकिन सिर्फ जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हेक्सा, जो हेक्साहेलाइड है वो नहीं बनाते, बाकी सारे डाई, टेट्रा, हेक्सा सारे बनाते हैं। एक्सेप्शनल केस है जी ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन हेक्सा का हेलाइड नहीं बनाता। जो हेक्सा, अगर हम बात करें, मैं बात करने लगी हूँ यहाँ पे X को मैं लेने लगी हूँ फ्लोरीन, ठीक है। मैं बात करने लगी हूँ हेक्सा फ्लोराइड की, हेक्सा फ्लोराइड। इन तमाम हेलाइड में से जो हेक्सा फ्लोराइड होते हैं वो रिलेटिवली वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनकी रिलेटिवली इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें
हेक्साफ्लोराइड है। अगर मैं बात करूँ सल्फर की, सल्फर का हेक्साफ्लोराइड क्या होगा, SF6। सिलेनियम का हेक्साफ्लोराइड SeF6। टिलेरियम का फ्लोराइड TeF6। ठीक है, इसी तरह ये हेक्साफ्लोराइड मैंने सल्फर के लिए हैं। तो हेक्साफ्लोराइड सबके स्टेबल तो होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, इसलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। उसके बाद आ जाए हेक्साफ्लोराइड के बाद जितने भी फ्लोराइड हैं हेक्साफ्लोराइड, ये सारे के सारे फ्लोराइड्स क्या होते हैं, ये कलरलेस गैसेस होते हैं। आपने याद होगा, एक सेकेंड, सॉरी क्लास। सो ड्यू टू साइज इंक्रीज, इनका टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होने की वजह से जो हेक्साफ्लोराइड की स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, जितने भी हेक्साफ्लोराइड हैं ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं, ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं और गैसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा हुआ है, SF6 का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के होते हैं। इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है। ये थे हमारे पास हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, लेकिन हमने कहा है जी ये हेक्सा के अलावा टेट्रा भी बनाते हैं और डाई भी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे अब टेट्राफ्लोराइड की बात करती हूँ। हेक्साफ्लोराइड हो गए, अब हम बात करते हैं टेट्राफ्लोराइड। टेट्राफ्लोराइड का क्या मतलब है जी, कि ये SF4 SeF4, ये F4 बनाएंगे टेट्राफ्लोराइड। तो ये जो टेट्राफ्लोराइड होते हैं, अगर हम मैं पहले 3 लिखने लगी हूँ, सल्फर का, सिलेनियम का और इसके बाद टिलेरियम का। जो सल्फर का टेट्राफ्लोराइड है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस नोट करते जाइएगा। सल्फर का गैस होता है, लेकिन सिलेनियम का लिक्विड होता है। ठीक है, और टिलेरियम का क्या होता है, सॉलिड होता है। ये थे टेट्राफ्लोराइड्स। ठीक है, अब टेट्राक्लोराइड्स की बात करते हैं। टेट्राफ्लोराइड के बाद टेट्राक्लोराइड्स। क्लोराइड का क्या मतलब होगा कि ये SeCl4, SeCl4, टिलेरियम TeCl4। ठीक है, तो ये टेट्राक्लोराइड्स है। तो टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करें तो जो पहला मेंबर, जो सल्फर का टेट्राक्लोराइड है, ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल लिक्विड होता है। और जो ये दो होते हैं, सिलेनियम का और टिलेरियम का, ये अनस्टेबल लिक्विड होता है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये सिर्फ MCQ के लिए छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली हैं। इसके बाद टेट्राक्लोराइड के बाद बात करते हैं टेट्रा आयोडाइड्स की। टेट्रा आयोडाइड का क्या मतलब है, टेट्रा आयोडाइड का मतलब है जी, हमारे पास ये टिलेरियम, यहाँ पर सिर्फ आयोडाइड टिलेरियम का होगा, जो देखने में आता है पोलोनियम का आयोडाइड होता है। जो टिलेरियम का आयोडाइड होता है ये डार्क ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ये डार्क ग्रे कलर का पाउडर होता है, डार्क ग्रे पाउडर होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो पोलोनियम का होता है ये ब्लैक सॉलिड होता है, ये ब्लैक सॉलिड होता है। तो ये इनके फ्लोराइड्स को आपने याद रखना है कि जो इनके हेलाइड्स होते हैं ग्रुप 6A के हेलाइड, वो तमाम मेंबर हेलाइड्स बनाते हैं, लेकिन इनके हेलाइड्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ये MX2 टाइप के भी बनाते हैं, FX4 टाइप के भी बनाते हैं और MX6 टाइप के भी बनाते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन के अलावा बाकी तमाम हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं, और हेक्साफ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके अलावा टेट्राफ्लोराइड भी बनाते हैं, टेट्राक्लोराइड्स बनाते हैं और टेट्रा आयोडाइड बनाते हैं। जो चीज़ याद रखने वाली है वो है इनकी फिजिकल अपीयरेंस। ठीक हो गया जी। उसके बाद हेलाइड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी ऑक्सी एसिड्स। इस ग्रुप के मेंबर जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सी
एसिड्स बनाते हैं। एक तो थे ऑक्साइड और एक होते हैं एसिड, लेकिन एक होते हैं ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड्स किस तरह से होते हैं, इस ग्रुप के तमाम मेंबर ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। अब वो ऑक्सी एसिड्स कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये 2 तरह के बनाते हैं सभी, इस ग्रुप के तमाम मेंबर 2 तरह के एसिड बनाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, मैं साथ साथ ना यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ। सल्फर की अगर हम बात करें तो वो 2 तरह के बनाता है, एक बनाता है H2SO3 और एक बनाता है H2SO4। इसी तरह सेलेनियम भी एक बनाता है H2SeO3 और एक H2SeO4। टिलेरियम भी इसी तरह क्या करेगा कि ये एक बनाएगा टिलेरियम का, एक बनाएगा H2TeO3 और एक बनाएगा H2TeO4। अब इनके नाम क्या होंगे, जो तो होगा O3 में उसके साथ हम क्या लगाएंगे, जैसे ये तो हमें पता है, इसको हम कहते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड। ये अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो इसको हम कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक होता है और ये सल्फ्यूरस होता है, सल्फ्यूरस। OUS और IC, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में OUS और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में IC। 9th क्लास में चैप्टर 1 में एलिमेंट वाले में हमने पढ़ा हुआ है जी, आयरन अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फेरस होता है और हायर में तो फेरिक होता है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड्स हैं ऊपर वाले, उनके एंड में OUS और जो हायर में उनको IC लगाएंगे। तो ये सिलेनियम है, तो सिलेनियम इसके आगे आ जाएगा सिलेनियस, OUS आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा सिलेनियस एसिड है तो इसके आगे IC आ जाएगा, सिलेनिक एसिड IC आ जाएगा। लोअर में OUS, हायर में IK। टिलेरियम है तो टिलेरिक, ठीक है, टिलेरियस OUS और टिलेरिक एसिड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड्स की OUS लगाएंगे और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या लगाएंगे, IC। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑक्सी एसिड्स भी बनाते हैं। तो ये थी जी इस ग्रुप की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं जी, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दी थी, ठीक है। और उसके साथ हमने पढ़ना था सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस तो वो हमने 1 बाय 1 देखने हैं। केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो है जी हमारे पास एज अ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक का क्या मतलब होता है, ऐसा एसिड जो 2 प्रोटॉन डोनेट कर सके उसे हम कहते हैं डाइप्रोटिक एसिड। ठीक हो गया जी। डाइप्रोटिक एसिड ये एक जो H2SO4 होता है, H2SO4 बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड। इसको जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो इसके पास डोनेट करने के लिए 2 प्रोटॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, ये 2 तरह के प्रोडक्ट बना सकता है। या तो पहले ये अपना एक प्रोटॉन लूज करता है तो -1 आ जाता है, वो जो यहाँ से प्रोटॉन निकला है वो वाटर से मिलके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। और फिर उसके बाद यही HSO4 जो होता है इसके पास अभी एक और प्रोटॉन मौजूद है, तो ये वाटर के अंदर अपना दूसरा प्रोटॉन भी दे देता है और ये सल्फेट बना देता है और फिर क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड है जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने दोनों प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिस के साथ जब रिएक्ट करता है, डाइप्रोटिक एसिड जब ये डाइप्रोटिक एसिड है और जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। न्यूट्रलाइज का क्या मतलब है
एसिड ये खुद है डाइप्रोटिक और बेस से रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एक आपके पास बन जाएगा साल्ट और एक बन जाएगा वाटर। तो यहाँ से आपके पास साल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम का सल्फेट Na2SO4, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड के तौर पे रिएक्ट करता है, एक्वस सोल्यूशन में अपने दोनों प्रोटॉन लूज कर देता है। नंबर 2, बेसिस के साथ रिएक्ट करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट और वाटर बना देता है। और थर्ड पे यही डाइप्रोटिक एसिड क्या करता है, डाइप्रोटिक एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, अब वो रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कोई भी जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जब उनके साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और साथ में बनता है उस मेटल का सॉल्ट। तो डाइप्रोटिक हम इसकी नेचर देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की कि ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। तो एज अ डाइप्रोटिक नेचर अगर इसको हम प्रूव करें तो हम ये तीनों चीज़ें बता सकते हैं कि एक्वस सोल्यूशन में ये अपने दोनों प्रोटॉन लूज कर देता है, बेसिस के साथ रिएक्ट करके उनके न्यूट्रलाइज कर देता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो इसका केमिकल रिएक्शन है, हम एक या दो और करेंगे, बाकी हम अगले कल के टॉपिक में कर लेंगे, सारे आज नहीं पढ़े जाएंगे। तो एक या दो और करके फिर लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं। नेक्स्ट है जी सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो उसके अंदर से जितना भी वाटर कंटेंट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके डिहाइड्रेटिंग नेचर को प्रूव करते हैं। लेकिन अगर तो सल्फ्यूरिक एसिड हॉट और कंसंट्रेटेड है तो ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन अगर ये हॉट नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेटेड है, तब भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन उसकी पावर थोड़ी कम होगी। इसी तरह अगर ये हॉट भी नहीं है, कंसंट्रेटेड भी नहीं है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तब भी होगा लेकिन इसकी पावर बहुत कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड की जो डिहाइड्रेटिंग पावर होती है वो डाइल्यूशन के साथ साथ डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो हॉट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो हम इसे प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, हमने एफएससी में बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं जहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखती हूँ जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। हमने वहाँ पे पढ़ा था जी कि अगर हम कोई अल्कोहल लेते हैं लाइक इथाइल अल्कोहल और उसे सल्फ्यूरिक एसिड से जब हमने रिएक्ट करवाया था तो इस इथाइल अल्कोहल के अंदर से हमने वाटर निकाला था। एक OH यहाँ से निकलता है और एक H यहाँ से निकलता है, तो हमारे पास बन जाता है इथीन C2H4, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक ऑक्सालिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन लिखते हैं HCOOH। अगर इसको भी आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो इसके अंदर से भी क्या होगा, वाटर, जो इसका वाटर कंटेंट है वो निकल जाएगा। देखो यहाँ से आप H2 और O निकाल दो तो बाकी क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके पास जितने भी इस तरह के अगर कंपाउंड है लाइक सुक्रोज है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स में से भी अगर आपने वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करवाना है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा दो तो उसमें से वाटर कंटेंट जो है वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके 3 रिएक्शंस और हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में करते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।